नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम एंड व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। मैं हूं आपका दोस्त जय और मैं लेकर आता हूं आपके लिए डेली न्यूज़ अपडेट्स एंड बहुत सारी वीडियोस। बट आज मैं कुछ ऐसा लेकर आया हूं जिससे मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूं और आप भी ज़रूर होंगे, क्योंकि आज नहीं मतलब कल हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड एक बिल लाया गया है, जो कि अभी हमारे कैबिनेट में पास कर दिया गया है और उसे अभी आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। और अगर वो हमारी पार्लियामेंट में भी क्लियर हो जाता है तो उसके बाद वो 2021 से 2022 तक हमारा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि उस वाले हमारे जो पूरा बिल है उसके अंदर एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या क्या हमें बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। So guys, if you don't know, I want to tell you something that I am also connected with education because I am doing B.Ed first year at present. तो guys ऐसी बात नहीं है कि मैं ही कनेक्टेड हूँ। एक्चुअली हमारे देश में रहने वाला हर नागरिक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एजुकेशन से कनेक्टेड होता ही है। बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आज जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ना, वो मैं इतना खुश हूँ। जो हमें नहीं मिली वो हमारे आने वाले छोटे भाई बहनों को सभी को मिलने वाली है। तो गाइस शुरू करते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ स्टार्टिंग से कि क्या है एक्चुअल में हमारे जो इंडिया है, इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट जो है हायर एजुकेशन का वो ऑलमोस्ट 25% है। बट जब ये देखा गया कि हाँ हमारा ये रेट बहुत ज़्यादा डाउन है, तो फिर पूरी गवर्नमेंट ने बैठकर इसके ऊपर सलाह मशवरा किया है और इससे रिलेटेड ये बिल लेकर आए हैं, जिसमें इन्होंने सोचा है कि 2035 तक हमारे इंडिया के अंदर कम से कम मिनिमम 50% लोग हायर एजुकेशन करके कंप्लीट किए जाने चाहिए। तो ये हमारा मेन मोटिव है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा एक बिल है राइट टू एजुकेशन, जिसमें 5 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन का एक कैंपेन था, जिसे अब चेंज करके 3 से लेकर 18 साल तक के लिए कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसके दौरान अब बच्चों को हायर एजुकेशन तक पकड़ के बांध लिया जाएगा कि बेटे पढ़, कहाँ जाएगा तो तेरे को हम कहीं नहीं जाने देंगे, तू यहीं पे रहेगा और पढ़ेगा। तो फिर इससे बताऊँ क्या होगा, इससे बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन जगेगा, एक इनोवेशन जगेगा कि हाँ अपने को कुछ करना है। तो इससे रिलेटेड जब इन्होंने निकाला तो मेरे को अच्छा लगा। इसी के संग संग फिर जहाँ तक है मिड डे मील का भी सवाल, मेरे हिसाब से तो बढ़ना चाहिए कि हाँ जब एजुकेशन का 5 से लेकर 14 साल तक किया गया है तो आपका मिड डे मील का भी 3 से लेके 18 साल तक के लिए तो किया ही जाएगा। इसी के साथ हमारे जो इंडिया की जीडीपी का 4.4% अब तक हमारे एजुकेशन पर लगाया जाता था। अब इस बार जो इतने चेंजेस किए गए, इतना प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है और इतने सारे इक्विपमेंट हमें हायर भी करने पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट ने इस सबको मद्देनजर रखते हुए हमारे इस क्या कहते हैं 4.4% को बढ़ाकर 6% कर दिया है। मतलब क्या हमारे पूरी टोटल जीडीपी का 6% हमारे एजुकेशन सिस्टम पर खर्च होने वाला है। तो सो गाइज आप खुद बोल सकते हो कि यार कितना अच्छा, मतलब कितना अच्छा स्टेप उठाया है। और ये पूरी शिक्षा नीति जो है एक्चुअल में ये 34 ईयर्स से यही चल के आ रही थी, जो कि एक दीमक की तरह हमारे देश में चिपक चुकी थी। आपने देखा होगा जैसे जापान है या फिर चाइना है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बच्चों को स्टार्टिंग से एक ऐसे इनोवेटिव आइडियाज दिए जाते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है बजाय थ्योरेटिकल के। इसलिए वहाँ के बच्चों में कुछ ना कुछ एडवांस नॉलेज होती है और वो हमारे हमसे टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं आगे ही होते हैं। तो फिर इन सब चीज़ों को देखते हुए अब इंडिया में जितने प्रोग्रेसिव कदम और ये सब चीज़ें करी जा रही, तो इससे तो मेरे को मतलब एक कहते हैं ना अंदर से एनर्जी आ रही है। मतलब मैं सोच नहीं पा रहा कितना मजा आने वाला है कि हाँ बच्चों को क्या क्या चीज़ सीखने में। मैं खुद एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके कि हाँ अब जो सोचा था उससे कितना अलग होने वाला है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम 20-25 साल बाद वाले इंडिया की बात कर रहे हैं। अच्छा गाइस, इस बिल के अंदर हमारे 10 से नीचे की क्लासेस और अपर लेवल की क्लासेस सभी के अंदर और ग्रेजुएशन लेवल पर भी बहुत सारी टर्म्स चेंज की गई हैं, बहुत सारे प्लान बनाए गए हैं इनके अलग अलग तरीके के कि हाँ बच्चा इनके संग ये भी कर सकता है। अब आर्ट्स के संग आपको साइंस पढ़नी है तो साइंस पढ़ो, और एजुकेशन के संग आपको फिजिक्स पढ़नी है फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री के संग आपको कुछ और करना है एक्सेट्रा, आप कुछ भी कर सकते हो। आप किसी भी चीज़ को लेने के लिए बाउंडेड नहीं हो कि आपको यही करना है और आप इसके संग ये चीज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं रहा। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि हाँ मान लो कि सपोज मेरे को मैथ पसंद है लेकिन मेरे को मैथ के संग हिस्ट्री पढ़ना पसंद है, तो फिर मैं उसे नहीं ले सकता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रहेगा, अगर मेरे को मैथ के संग हिस्ट्री पसंद है तो मैं हिस्ट्री ले सकता हूँ। लेकिन कंडीशन उसमें एक बनेगी कि हिस्ट्री आपका जो है वो प्री सब्जेक्ट, मतलब पहले भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, जब भी आप उस सब्जेक्ट को हायर कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं।
तो मैं अब आपको लेके चलता हूँ कल की इस बिल से जब से आया है। तो इस बिल को जो बनाया गया था, मतलब बताया गया था सबके सामने, तब ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मतलब मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय जो है, तो उन्होंने इस पूरी स्कीम को, पूरे इस बिल को प्रिपेयर किया था। और कल जब हमारे सामने लाए तो इसमें जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने और उनकी टीम ने इसको पूरा एक तरीके से बताया सबके सामने कि हाँ इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, हम क्या क्या चीज़ लेकर आए, क्या क्या इनोवेटिव आइडिया है। तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो एक्चुअल में क्या है कि इसके अंदर पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम 10+2 का होता था, मतलब कि 10th क्लास तक पूरा एजुकेशन सिस्टम सेम, उसके बाद 10+2 में आके थोड़ा चेंज, फिर ग्रेजुएशन में आप अपने अलग अलग सब्जेक्ट ले लिया करते थे। बट अब क्या कर दिया, अब से 5+3+3+4 के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो दोस्तों स्टार्टिंग की जो टर्म है हमारी, उसमें क्या है, उसमें हमें 2 साल तक तो अपने बच्चे को घर पे ही पढ़ाना होगा, और उसके लिए हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्कूल से गाइडलाइन मिलती रहेगी, जिसके तहत हमारे माँ बाप, हम पेरेंट्स अपने बच्चों को वो उस तरीके से पढ़ा सकें, समझा सकें, और उनको माइंड मेकअप कर सकें, उनको उस लायक डेवलप कर सकें। फिर आता है हमारा 5 वाला टर्म, जो हमारे 5+3+3+4 है। उसमें जो 5 वाला टर्म है, उसकी जो इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो प्री प्राइमरी और फिर मेन एक्चुअल प्राइमरी। जो प्री प्राइमरी है उसके अंदर कौन कौन से हमारे, उसके अंदर हमारे किंडरगार्टन है और नर्सरी है और आपकी वो यूकेजी है। तो इन तीनों क्लासेस के अंदर बच्चे को खेल कूद और जो इतनी सारी चीज़ें, इन सबके द्वारा ही बच्चे को शिक्षा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि उसे उसके हाथ में बैठा और कॉपी थमा दी और लिख पहना रहा से हाँ मैं ABCD, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके अंदर एक्चुअल में आपको बेसिकली चीज़ों को समझने की नॉलेज, कि हाँ ये एप्पल है, ये बनाना है, और ये पेन है, ये कॉपी है, रजिस्टर है, ये सब चीज़ सिखाई जाएंगी, कलर डिफरेंस सिखाई जाएंगी, इन सब चीज़ों की बेसिक नॉलेज दी जाएगी। और इसके बाद जो आपकी फर्स्ट और सेकंड क्लास है, उसमें भी आपको खेल के जरिए ही पढ़ाया जाएगा कि हाँ हंसी मजाक में कि ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। और इन सब की जो गाइडलाइन है, इसका जितना भी इन सबका जितना भी आपका पूरा कैरिकुलम है, ये डिसाइड करेगी हमारी NCERT। सबका एक्चुअल पर्पस तो यही है कि बच्चों के सर पे हमें बोझ नहीं बांधना, हमें उन्हें वो लिमिटेड एजुकेशन देनी है, वो एक्चुअल एजुकेशन देनी है, जो कि आपको इस पूरे वर्ल्ड में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए अच्छी हो, लाभदायक हो, प्रॉफिटेबल हो। तो उस टाइप की चीज़ें हमें देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम उन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं जिनका हमारा बेसिकली किसी चीज़ में यूज़ ही नहीं है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं कह सकता हम कि किसी भी सब्जेक्ट का कहीं यूज़ नहीं, यूज़ होता है। बट बच्चे को हमें सभी शिक्षाओं की नॉलेज, सभी सब्जेक्ट्स की नॉलेज देने के बाद उसके खुद के ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि वो किस एजुकेशन या किस चीज़ में, किस डिपार्टमेंट में जाना चाहता है। इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि 5 के बाद 3 वाली टर्म है। और ये 3 का मतलब है 3rd से लेके 5th क्लास तक, मतलब 3rd 4th 5th क्लास के बच्चे को किस टाइप से एजुकेशन दी जाएगी। इसमें बच्चे को उसके जो है क्या कहते हैं, भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा, मतलब उसके फ्यूचर के लिए ही उसे प्रिपेयर किया जाएगा कि एक्चुअल में हाँ उसे सभी सब्जेक्टों की नॉलेज दी जाएगी कि हाँ बेटा ये सब्जेक्ट है, इतने इतने सब्जेक्ट होते हैं। और इसमें सबसे खास बात और सबसे अच्छी बात ये है, जो मैं अब तक सोचता आ रहा था, कि इसमें आपके लिए कोई मस्ट कंडीशन नहीं है कि आप यही लैंग्वेज से करेंगे। आप इसमें अपनी रीजनल लैंग्वेज भी से भी एजुकेशन पढ़ सकते हैं, मतलब आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज से भी कर सकते हैं, आप अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी से भी कर सकते हैं। इसके अंदर सभी, मतलब बहुत सारी भाषाओं का यूज़ किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे पहले मस्ट कंडीशन थी कि आप इंग्लिश मीडियम का बच्चा इंग्लिश में ही सब चीज़ करेगा, ऐसी कोई नेसेसरी या मस्ट कंडीशन नहीं है। आप जैसा चाहें आप उस लैंग्वेज में अपने एग्जाम्स दे सकते हैं और उसी लैंग्वेज में अपनी स्टडीज कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है 6 to 8th क्लास तक के लिए, मतलब कि अपना नेक्स्ट 3 वाला स्टेप। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि वाह यार बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है ये सब चीज़ें, कि यार ऐसी चीज़ है जो हमने कभी सोची नहीं है। मतलब हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि यार ये क्या होता है, इसके लिए तो अलग हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये करना पड़ेगा, ये कोर्स करना पड़ेगा, जब जाके हम इसके बारे में कुछ सीखेंगे। जैसे कि HTML DHTML हम ये किस लिए करते थे, हम थोड़ा बहुत वेब डिज़ाइनिंग सीख जाएँ, कोडिंग सीख जाएँ, इसलिए। तो ये सब चीज़ें अब 6th क्लास में ही ऐड की गई हैं कि बच्चा कोडिंग सीखे, इसके अलावा सॉफ्टवेयर मेकअप कैसे करते हैं ये सब चीज़ सीखे। ये सब चीज़ें जापान और चाइना में बहुत पहले से चलती आ रही, जो कि हमारे इसमें मैंडेटरी कर दी गई हैं।
इसके अलावा हमारे 6th क्लास में वो चीज़ करवाई जाएगी जो मैंने अब तक बीएड फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है अब तक नहीं की, वो है इंटर्नशिप। इसमें एक्चुअल में क्या है कि बच्चों को छोटे छोटे मौके दिए जाएंगे इंटर्नशिप करने के लिए। ऐसा नहीं कि उनसे चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं, ऐसा नहीं, उन्हें प्रैक्टिकल बेसिस पर कंपनी से दौरे पे लिया जाएगा, वहाँ पे उन्हें घुमाया जाएगा, उनसे कुछ चीज़ें करवाई जाएंगी इसी बेसिस पे, जिससे कि उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़े बजाय उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज के। तो ये सब चीज़ें मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, मतलब बच्चे के अंदर अब आएगा इनोवेशन, अब आएगा उसके अंदर कि हाँ प्रैक्टिकली कि ये चीज़ क्या है वो चीज़ क्या है। एक्चुअल में क्या होता था, वो मेरे संग नहीं, वो सभी के साथ कंडीशन है, क्या है कि जब भी हम घर में बैठते हैं ना सब, तो जहाँ पे डैडी होंगे और हम होंगे वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मतलब एक बात जरूर उठनी है। अब वो क्या उठेगा कि बेटा जब हमारा जमाना था ना तो उस टाइम पे हम ऐसे प्रैक्टिकल कर देते, वैसे प्रैक्टिकल कर देते, तुम क्या है, तुमने तो यही कर ली, तुमने 10th भी यही कर ली, तुमने 12th भी कर ली। एक्चुअल में था भी, हमने 12th कर लिया लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे इसमें प्रैक्टिकल कौन कौन से होते हैं। एक्चुअल में आज की डेट में भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 10th और 12th कर तो दी लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज क्या है, उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और जो कि लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेज है, वो है 9th to 12th, मतलब 5+3+3+4, जो 4 है इसमें 9th 10th 11th और 12th इन सब के लिए ही पूरा टारगेट सेट किया गया है। इसके अंदर एक्चुअल में गवर्नमेंट ने सेट किया गया है कि बच्चे को उसका गोल अचीव करने के लिए एक वे दिखाया जाएगा, उसे उसका गोल दिखाया जाएगा कि वो आगे लाइफ में क्या करना चाहता है और किस लिए करना चाहता है। उसमें उसके सब्जेक्ट सेट होंगे, उसका मतलब सब्जेक्ट वो कोई सा भी चूज कर सकता है लेकिन अपनी प्रायोरिटी के अनुसार, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, उसमें बच्चों के लिए अब ऐसा नहीं है कि आप आर्ट्स के संग ये नहीं ले सकते या उसके संग वो नहीं ले सकते, आप सब कुछ ले सकते हैं। और इसके संग संग बहुत जगह पे इम्प्लीमेंट किया गया है, जैसे कि हमारे जो अच्छे अच्छे संस्थान हैं IITs वगैरह, इन सब में आपके ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे, अच्छे लेवल पर पढ़ाए जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एनी सब्जेक्ट, मतलब कि सभी स्टूडेंट को, सभी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट को एक अच्छा दर्जा, एक अच्छी इमेज दी जाएगी। सबकी वैल्यू अपनी जगह भाई, जब ह्यूमैनिटीज वाला बंदा अलग पढ़ाई कर रहा है, साइंस स्ट्रीम वाला अलग पढ़ाई कर रहा है, ऐसा नहीं कि ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा कम होशियार है और साइंस वाला ज़्यादा होता है। वो अपनी क्या कहते हैं, अपने सब्जेक्ट में अच्छी महारत हासिल करता है, वो अपने सब्जेक्ट में अच्छी महारत हासिल करता है, उनका कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो इसी बेसिस पे बहुत सारे इम्प्लीमेंट किए गए हैं। तो पहले हमारा 1 ईयर प्लान होता था, कहने का मतलब टेस्ट हो रहे हैं, मंथली टेस्ट हो रहे हैं, फिर हाफ ईयरली हो रहे हैं, फिर फाइनल हो रहे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है, एक साल में केवल 2 एग्जाम होंगे और उन दोनों एग्जामों के बेसिस पर ही आपके नंबर दिए जाएंगे। मतलब कि 9th से लेकर 12th क्लास तक का आपका पूरा वे, पूरा दौर सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। मतलब कि एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे और दोनों सेमेस्टर में आपको अलग अलग पास होकर टोटल उसका एक नंबर मिलेगा आपको कि हाँ इस तरीके से इतने नंबर लेकर ये पास हुआ है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें के कहने का मतलब ये है कि बच्चा अब रट नहीं सकता। पहले क्या होता था, स्पेशली मेरे जैसे बच्चे, के एग्जाम आने वाले हैं भाई, एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है पढ़ाई कर लेते हैं, 1 महीने पहले बैठे या 2 दिन 10 दिन, भाई कोई कोई बंदा तो ऐसा भी होता है कि एक दिन रात में लेके बैठ रहा है, पता नहीं बंदे यार नेक्स्ट लेवल होते हैं वो तो। ऐसा करने के बाद भी वो पास हो जाते हैं। जहाँ टॉपर बंदा वो 92-95% ला रहा है, वो भी 70-75% ले ही आते हैं। पर भैया अब हम जैसों का तो काम खत्म हो गया, हम जैसों की गाड़ी नहीं चलने वाली। अब नंबर लाने हैं तो मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। इसमें रिपोर्ट कार्ड भी केवल नंबर्स के बेसिस पर नहीं बनेगा, इसमें रिपोर्ट कार्ड भी बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाएगा, जैसे कि आपका बिहेवियर, आपकी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़, इसके अलावा आपका मेंटल एक्सप्रेशन, इसके अलावा आपके एक्सपेरिमेंट्स, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंटेशन वगैरह हो गया। इनके अलावा आपका रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के उस पर तैयार किया जाएगा बेसिस पर। इसमें क्या होगा, इसमें आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके द्वारा आपको नंबर दिए जाएंगे, आपके खुद के द्वारा आपको नंबर दिए जाएंगे, और तो और आपके जो हर सब्जेक्ट टीचर हैं उनके द्वारा भी आपको नंबर दिए जाएंगे, जिसके बेसिस पर आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। यहाँ पे आपका ये इससे लेकर 12th क्लास तक पूरा यही सिस्टम चलने वाला है। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे क्या ये तो ठीक हो गया और हम ग्रेजुएशन में और हमारे संग क्या हो गया, हम तो वही करेंगे पुराने जैसे चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है।
एक्चुअल में क्या है कि जब 5+3+3+4 ये कंपेन लाया गया है, इसके संग संग ग्रेजुएशन में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और चेंजेस बहुत अच्छी तरीके से किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि बस सोच लिया और कर दिया, हर चीज़ को रख रख के परख परख के सोच सोच के इन्होंने पूरा डिसाइड किया है। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम 12th करते हैं तो 12th के बाद जैसे हम ग्रेजुएशन लेवल पे मतलब कहीं पे कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं और सपोज वहाँ पे मार्क्स के द्वारा आपका एडमिशन लिया जा रहा है और आपका मार्क्स कम है और आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो फिर आप क्या करेंगे? उस जगह पे भी इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला है। उस जगह इन्होंने क्या कहा है, उस जगह इन्होंने एक CAT मतलब कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट अवेलेबल करवाया है, जिसके थ्रू आपके उसके नंबर और आपकी 12th की मार्कशीट के नंबर दोनों ऐड होकर आपको किसी भी अच्छे कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट आपका हो सकता है। उसके बाद इसके अंदर और भी बहुत सारी खास चीज़ें की गई हैं, जैसे कि सपोज हमारे इंडिया में जैसे आपको पता है बेरोजगारी इस टाइम बहुत फैल रही है, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ साथ वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनकी फाइनेंशियली भी उनके मदर फादर को सपोर्ट मिलती रहे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि अपनी एजुकेशन के संग संग कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं या फिर कुछ और चीज़ कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है, मोस्टली ऐसा हो जाता है कि बच्चों को अपनी एजुकेशन छोड़नी पड़ जाती है ग्रेजुएशन के बीच में। तो उस कंडीशन के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया गया है। उस सॉल्यूशन में क्या है, इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर करके किसी कारणवश कोई फॉर एनी अदर रीजन किसी भी रीजन के थ्रू वो अपनी एजुकेशन को रोक देता है मजबूरी में, लेकिन उसका मन है कि वो आगे उस एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहे, तो उसके लिए एक अच्छी बात ये है कि 1 साल का उसका सपोज ग्रेजुएशन की, उसने ग्रेजुएशन स्टार्ट करने के बाद उसने 1 साल कंप्लीट किया, इतने में उसकी फाइनेंशियली कंडीशन या फिर एक्सेट्रा कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से उसे अपनी एजुकेशन रोकनी पड़ गई, तब उस स्थिति में वो क्या करेगा, उसे वहाँ पे 1 साल डिप्लोमा 1 साल अपनी बैचलर डिग्री का एजुकेशन लेने के बाद उसे 1 साल का एक्सपीरियंस के नाम पर सर्टिफिकेट मिलाएगा। और अगर मान लो उसने 2 साल करा, उसके बाद उसकी कोई कंडीशन ऐसी आती है और 2 साल उसकी कंप्लीट हो गई है, तो उसे एक डिप्लोमा मिलेगा। और अगर उसने 3 साल ये चीज कर ली और 3 साल के बाद वो छोड़ता है, तो उसे क्या मिलेगा, उसे डिग्री मिलेगी। अब आप सोच रहे हैं हमारी तो 3 साल की ही होती है, एक्चुअल में इस प्रोग्राम में भी चेंज किया गया है। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने इस बैचलर के प्रोग्राम को 3 से 4 साल, ना तो 4 साल ना ही 3 साल, 3 से 4 साल तक के लिए बनाया गया है। सॉरी फॉर दिस। तो एक्चुअल में क्या है कि उसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में आपको जो थर्ड सपोज किसी ने 3 साल तक बैचलर डिग्री कर ली अपनी, तो वो उस चीज़ के लिए है कि सपोज मेरे को बैंक की प्रिपरेशन करनी थी और उसके लिए ही मेरे को ग्रेजुएशन करनी है। ऐसा नहीं है कि मेरे को हायर मतलब किसी कोई साइंटिस्ट बनना है, उसके लिए मेरे को हायर एजुकेशन करनी है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, तो मैं उसके लिए इतना ज़्यादा मतलब वो करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सपोज आज आपको SSC की प्रिपरेशन करनी है या फिर आपको बैंक की तैयारी करनी है, जिसके लिए आपको केवल ग्रेजुएशन करनी है, केवल करने के लिए करनी है, दिखाने के लिए क्या मैं ग्रेजुएटेड हूँ, तो उसके लिए आप 3 साल वाला वो ग्रेजुएशन करके आप अपना सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। बट अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर आपको 4th ईयर जो होगी वो रिसर्च बेसिस पर होगी, जिसमें आपको क्या कहते हैं डिग्री के संग संग एक रिसर्च का भी एक क्या कहते हैं सर्टिफिकेट के तौर पर कुछ दिया जाएगा। अभी मैंने जिस हिसाब से पढ़ा है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो उस रिसर्च का जो कार्ड है उसके साथ साथ आपको अपनी डिग्री मिल जाएगी। तो दोस्तों इस 4 साल के दौर में मतलब कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो इस 4 साल के दौर में आपको कॉलेज की तरह एजुकेट नहीं किया जाएगा। इसके अंदर सबसे अच्छी खास बात ये बनाई गई है कि आप इसके साथ साथ अलग किसी भी कोर्स को कर सकते हो। मतलब जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, कोई सा भी मतलब सभी सब्जेक्ट होते हैं ऑलमोस्ट, इस तरीके से आप इसमें भी अदर सब्जेक्ट भी ले सकते हो। ये जो पूरा आपका अरेंजमेंट, एक पूरी जो व्यवस्था बनाई गई है जिसके अंदर आप कॉलेज में रहकर भी स्कूल की तरह शिक्षा लेंगे, उसके अंदर क्या आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। सपोज आप साइंस के बच्चे हैं, आप फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप केमिस्ट्री की तो आप बेकरी मेकिंग वगैरह सब चीज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। बट जो आप अलग सब्जेक्ट लेंगे, अदर सब्जेक्ट लेंगे, उसे लेने का प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। एक्चुअल में आपकी नॉलेज तो गेन होगी ही होगी, साथ ही साथ उसके आपको बेनिफिट स्कोर भी मिलेगा, नंबर भी मिलेंगे। वो पॉइंट आपके एक जगह पे जुड़ेंगे जो कि अभी इसमें इम्प्लीमेंट की गई है। वो इम्प्लीमेंट की गई है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के नाम से। तो इस क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या होगा, इस क्रेडिट कार्ड के अंदर जो आप अपनी 4 ईयर प्लान के संग मतलब कि जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे होगे उसके संग अगर आपने कोई अदर सब्जेक्ट
प्रिपेयर किया है, पढ़ा है, उसके एग्ज़ाम दिए, तो उससे आपके जितने भी मार्क्स ऑब्टेन होंगे उनके बेसिस पे आपका एक स्कोर सेट होता है। वो स्कोर और आपके ग्रेजुएशन का स्कोर, आपने प्रीवियस जितनी भी स्टडी की उन सबका स्कोर आके इस क्रेडिट कार्ड के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, जो कि सब कुछ डिजिटलाइज है। मतलब सब चीज़ एकदम अच्छे तरीके से की गई है, जिससे कि आप कभी एग्ज़ाम देने जाएँ, मतलब आगे कभी आप इंटरव्यू वगैरह देने जाएँ तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके सारे स्कोर कार्ड सेट होगा। इसके बाद चलता हूँ अपनी लास्ट स्टेप की तरफ, जिसमें मैं आपको कुछ अलग चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि पीएचडी प्रोग्राम था हमारा। पीएचडी में 4 साल के लिए तो होती है मिनिमम, उसके ऊपर आप 5 साल 6 साल तक भी कर सकते हैं। लेकिन पीएचडी से पहले एक मस्ट कंडीशन थी कि आपको एमफिल करनी पड़ती थी, बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब एमफिल हटा दी गई है और पीएचडी डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इसके साथ रेगुलेटरी बॉडीज हुआ करती थी, जैसे यूजीसी हो गया, एआईसीटीई हो गया और एनसीटीई हो गया, इन सबको हटाकर एक ही मतलब मर्ज करके एक ही बनाने की कोशिश एचआईसीआई के अंदर बनाने की कोशिश की गई है। तो गाइज मतलब सब चीज़ इतने अच्छा वेल प्लान्ड करा गया है कि हाँ अब जाके ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ हमारी इसमें इम्प्लीमेंट हो गई, फिलहाल तो अभी बिल ही बना हुआ है, जब ये बिल पूरा पास हो जाएगा तब सभी स्टेट गवर्नमेंट को इस बिल को फॉलो करना होगा, और जब ये स्टेट गवर्नमेंट इस बिल के तहत चलेगी तो नेक्स्ट लेवल होने वाला हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। इसी के संग आप सब सोच रहे होंगे कि यार जब इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम सोच रहे हैं तो इसके लिए तो फिर फीस वगैरह भी बढ़ेगी, और भाई हम कौन कौन दे पाएगा कौन नहीं दे पाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में क्या है, इसके लिए एक सेट वो करी गई है कि फीस क्या इतना ही बच्चों से ली जाएगी। और सबसे दूसरा पॉइंट के सब पहले सोचते थे कि प्राइवेट स्कूल्स अलग अपनी फीस ले रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल अलग पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट अलग पढ़ा रहे हैं, बट अब एजुकेशन सिस्टम सेम कर दिया गया है। और सबसे मस्ट कि जो प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं सबका एक कैप सेट कर दिया गया है कि हाँ ये इसी के अंदर ही आप सबसे फीस लेंगे, इससे ज़्यादा आपको फीस चार्ज नहीं करेंगे। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो ज़्यादा भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, प्रोडक्टिव लगी हो और आपको लगा हो कि हाँ ये अच्छी है, हमारे सबके संग क्या हुआ है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अपने घर वालों को मतलब अपनी मम्मी को पापा को और अपने दोस्तों में ये वीडियो जितने ज़्यादा शेयर हो सके ज़रूर कीजिए। मिलते हैं।